हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अब आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड। पता है, जब भी किसी की मौत अचानक होती है ना, चाहे वो कोई सड़क हादसा हो, कोई दुर्घटना हो या भगवान ना करे कोई हत्या का मामला हो, तो उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हाँ बिल्कुल, एक खौफ सा फैल जाता है लोगों के बीच। सही बात है। और परिवार वाले गहरे सदमे में होते हैं। आस पड़ोस के लोग ना तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं और पुलिस अपना वो कागज पत्तर तैयार कर रही होती है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि उस इंसान की मौत का जो असली सच है वो आखिर बाहर कैसे आएगा। क्योंकि जो इंसान चला गया वो तो अब उठकर अपनी कहानी बता नहीं सकता ना। बिल्कुल, वो तो अपनी गवाही नहीं दे सकता। उसकी तरफ से गवाही देने का काम सिर्फ एक ही चीज करती है, और वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मतलब आज हम कानून और मेडिकल साइंस के उस हिस्से में चलेंगे जिसे अक्सर आम आदमी बहुत डर की नजर से देखता है। हाँ, गांव देहात में तो लोग इस प्रक्रिया से बहुत घबराते हैं। घबराते हैं, और सही कहा आपने। तो हमारा मकसद यही है कि उस बंद दरवाजे के पीछे की हकीकत को हम समझें, ताकि कभी किसी आम नागरिक के सामने ऐसी कोई मुश्किल स्थिति आए तो वो डरे नहीं, बल्कि अपने कानूनी अधिकारों को समझकर बिल्कुल सही कदम उठाए। और ये समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मौत के बाद जो शरीर होता है ना, वो सिर्फ एक ढांचा नहीं रह जाता। अच्छा, तो क्या बन जाता है वो? वो अपने आप में एक पूरा का पूरा क्राइम सीन बन जाता है। उसमें बहुत सारे राज छिपे होते हैं। मतलब वो एक ऐसा सबूत है जो कोर्ट रूम में ये तय करता है कि कोई व्यक्ति बेगुनाह साबित होकर अपने घर वापस जाएगा या फिर हत्या के जुर्म में उम्र भर के लिए जेल की चक्की पीसेगा। अरे बाप रे! मतलब ये कोई आम अस्पताल का पर्चा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक पर्चा नहीं है, ये न्याय की पूरी इमारत की नींव है। अगर नींव कमजोर हुई तो पूरा केस गिर जाता है। तो चलिए इसे एक बहुत ही आम सी स्थिति से समझते हैं, जो हमारे आसपास के मोहल्लों या गांव में अक्सर देखने को मिलती है। मान लीजिए मोहल्ले में दो पड़ोसियों के बीच नाली के पानी को लेकर या किसी और छोटी मोटी बात पर बहस हो गई। हाँ, ये तो आम बात है, हर जगह होता है ना? थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, फिर बात खत्म हो गई और लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन 1 घंटे बाद पता चलता है कि उनमें से एक आदमी घर जाकर अचानक खत्म हो गया। ओहो, ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई। हाँ, अब परिवार वाले तो स्वाभाविक रूप से रो रहे हैं। उनका कहना होता है कि भाई हमारे आदमी को इस पड़ोसी ने मार दिया। लेकिन साथ ही वो ये भी अड़ जाते हैं कि हम इसके शरीर की चीरफाड़ नहीं होने देंगे, हम ऐसे ही अंतिम संस्कार करेंगे। हाँ, गांव में अक्सर लोग शरीर कटवाने से मना कर देते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि अब अगर यहाँ पुलिस बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार होने दे, तो कानूनी रूप से तो मामला पूरी तरह उलझ जाएगा ना। बिना मेडिकल जांच की ये कैसे साबित होगा कि मौत उस धक्के से हुई या उसे पहले से कोई हार्ट की बीमारी थी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस स्थिति में पुलिस चाहकर भी परिवार की बात नहीं मान सकती। जब मौत के कारणों पर हल्का सा भी शक होना, तो कानून भावना से नहीं चलता, कानून सिर्फ सबूत से चलता है। मतलब पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे नए आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम शॉर्ट में BNSS कहते हैं, उसकी धारा 194 लागू हो जाती है। अच्छा, तो ये धारा 194 क्या कहती है? जैसे ही पुलिस को किसी भी असामान्य मौत की खबर मिलती है, तो कानूनन पुलिस वाले को सबसे पहले इलाके के मैजिस्ट्रेट को इसकी सूचना देनी होती है। मतलब सीधे बड़े अधिकारी को बताना पड़ता है? हाँ, और फिर पुलिस खुद घटनास्थल पर जाकर 2 स्थानीय और सम्मानित गवाहों की मौजूदगी में एक शुरुआती रिपोर्ट बनाती है, जिसे हम पंचायतनामा कहते हैं। हाँ, पंचायतनामा तो सुना है। इसके बाद पुलिस के लिए ये एकदम जरूरी है कि वो 24 घंटे के अंदर उस बॉडी को नजदीकी सरकारी अस्पताल या फॉरेंसिक डॉक्टर के पास भेजे। 24 घंटे के अंदर? हाँ, क्योंकि अगर उस पड़ोसी वाले मामले में पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो हो सकता है उस इंसान की मौत असल में साइलेंट हार्ट अटैक से हुई हो, लेकिन दूसरा पड़ोसी बिना किसी ठोस सबूत के हत्या के आरोप में फंस जाए। बात तो सही है, लेकिन जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। कानून की किताब में ये 24 घंटे का नियम पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किताबों में तो सब बढ़िया लगता है, पर दूर दराज के गांव में, जहां अस्पताल मीलों दूर हैं, बारिश में रास्ते बंद हैं या थाने में पुलिस के पास गाड़ी ही नहीं है, वहां क्या ये 24 घंटे का नियम वाकई काम करता है या फिर ये बस एक किताबी बात है? देरी हो जाती है। तो फिर 24 घंटे का नियम क्यों रखा गया है? क्योंकि कानून ने यह समय सीमा इसलिए तय की है कि मौत के बाद शरीर में बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। गर्मी या नमी वाले मौसम में सबूत मिटने लगते हैं। अच्छा, मतलब सबूत खराब हो सकते हैं? बिल्कुल। अगर 24 घंटे से ज्यादा की देरी होती है ना, तो पुलिस को कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने उसका एक बहुत ही ठोस और तार्किक कारण देना पड़ता है कि भाई देरी क्यों हुई।
और एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी, कई बार मौत पुलिस हिरासत में भी तो हो जाती है, या फिर ससुराल में किसी महिला की संदिग्ध मौत होती है जहां पुलिस पर ही मिली भगत का शक हो सकता है। हाँ, ऐसे मामले तो अखबारों में भरे रहते हैं। तो ऐसे में उसी पुलिस के हाथ में जांच सौंपना तो खतरे की घंटी है ना, मतलब वो तो खुद को बचा लेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएनएसएस की धारा 196 बनाई गई है। ये एक बहुत ही अहम सुरक्षा कवच है। ये कैसे काम करता है? अगर किसी महिला की मौत उसकी शादी के 7 साल के अंदर संदिग्ध हालातों में हुई हो या फिर मौत सीधे पुलिस की हिरासत में हुई हो, तो वहां पुलिस को जांच से बिल्कुल अलग रखा जाता है। अरे वाह, मतलब पुलिस जांच नहीं करेगी? नहीं, ऐसे मामलों में पुलिस नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट खुद अपनी निगरानी में पूरी जांच करवाता है। ये तो बहुत जरूरी नियम है। हाँ, इसका सीधा सा कारण ये है कि सिस्टम को निष्पक्ष रखना है। परिवार वालों को अक्सर लगता है कि शरीर का चीर-फाड़ करना मृतक का अपमान है, लेकिन असल में ये प्रक्रिया ये पक्का करती है कि अगर कोई अपराध हुआ है तो उसे किसी भी कीमत पर छिपाया ना जा सके। समझ गई। तो चलिए मान लेते हैं कि पुलिस ने अपना काम कर दिया, पंचायतनामा बन गया और बॉडी को अस्पताल के उस कमरे तक पहुंचा दिया गया जिसे हम मॉर्चरी कहते हैं। हाँ, मुर्दा घर जिसे कहते हैं आम भाषा में। बिल्कुल। यहाँ से पुलिस का काम एक तरह से खत्म हो जाता है और डॉक्टर का काम शुरू होता है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि जब वो मॉर्चरी के भारी दरवाजे बंद होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? अस्पताल पहुंचने पर सबसे पहला और जरूरी काम होता है पहचान की पुष्टि करना। मतलब ये पक्का करना कि बॉडी उसी इंसान की है। हाँ, पुलिस और परिवार के सदस्य मिलकर औपचारिक रूप से ये पहचान करते हैं कि हाँ, ये वही व्यक्ति है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद डॉक्टर अपना काम शुरू करता है। तो क्या सीधा काटना शुरू कर देते हैं? नहीं नहीं, यही तो एक गलतफहमी है। यहाँ एक बात साफ कर दूं, डॉक्टर सीधे सर्जिकल ब्लेड नहीं उठाता। सबसे पहले शरीर की बाहरी जांच होती है। बाहरी जांच, उससे क्या पता चलता है? कई बार बाहरी जांच अंदरूनी जांच से भी ज्यादा बड़ी कहानी बता देती है। बाहरी जांच में तो सिर्फ चोट के निशानी देखे जाते होंगे ना? चोट के निशान तो देखे ही जाते हैं, जैसे कोई खरोच हो गई, किसी हथियार का निशान या कोई सूजन। लेकिन इसके अलावा 2 बहुत ही वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण चीजें देखी जाती हैं। वो क्या है? पहली है रिगर मॉर्टिस और दूसरी है लिविडिटी। अरे, ये दोनों मेडिकल शब्द बहुत भारी लग रहे हैं। थोड़ा इनका असल मतलब और काम आम भाषा में समझाइए। चलिए, इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जब इंसान की मौत होती है ना, तो शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने वाले केमिकल बनने बंद हो जाते हैं। अच्छा। इसके कारण शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे अकड़ने लगती हैं। इसी अकड़न को रिगर मॉर्टिस कहते हैं। मतलब शरीर सख्त हो जाता है। बिल्कुल। ये अकड़न पलकों और जबड़े से शुरू होकर धीरे धीरे पैरों तक जाती है और फिर कुछ घंटों बाद शरीर वापस ढीला पड़ने लगता है। ओहो, तो डॉक्टर इसे देखकर क्या पता लगाते हैं? डॉक्टर इस अकड़न की स्थिति को देखकर ये सटीक बता सकता है कि मौत ठीक कितने घंटे पहले हुई होगी। अच्छा, मतलब ये एक तरह की प्राकृतिक घड़ी है जो मौत के बाद अपने आप चालू हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दूसरी चीज, लिविडिटी, क्या होती है? लिविडिटी शरीर के खून से जुड़ी होती है। जिंदा इंसान के शरीर में दिल एक पंप की तरह काम करता है जो खून को ऊपर नीचे हर जगह भेजता रहता है। हाँ, खून दौड़ता रहता है। लेकिन मौत के बाद वो पंप तो बंद हो जाता है। अब शरीर का सारा खून गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से शरीर के निचले हिस्सों में जाकर जमने लगता है। मतलब नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। हाँ, जिससे वहां की त्वचा का रंग गहरा लाल या नीला हो जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मारकर पीठ के बल जमीन पर लिटा दिया गया, तो खून उसकी पीठ की तरफ जमेगा। तो अगर कोई हत्यारा किसी को मारने के बाद उसे कहीं और ले जाकर उल्टा पेट के बल फेंक दे, हाँ। तो क्या डॉक्टर को पता चल जाएगा? एकदम पता चल जाएगा। अगर बॉडी पेट के बल पड़ी मिली है, लेकिन पोस्टमार्टम टेबल पर डॉक्टर देखता है कि खून तो पीठ की तरफ जमा हुआ है, इसका मतलब डॉक्टर तुरंत समझ जाएगा कि मौत कहीं और हुई थी। शरीर कई घंटों तक पीठ के बल पड़ा रहा और बाद में पुलिस को गुमराह करने के लिए उसे उल्टा फेंका गया। बाप रे, सिर्फ इस एक चीज से पुलिस की पूरी थ्योरी बदल सकती है। बिल्कुल बदल जाती है। ये तो वाकई कमाल की बात है। अच्छा, बाहरी जांच के बाद जब अंदरूनी जांच शुरू होती है तो क्या हर अंग को चेक किया जाता है? हाँ, एक मानक प्रक्रिया होती है जिसके तहत शरीर के मुख्य हिस्सों को बहुत ध्यान से देखा जाता है, जैसे दिमाग, गला, फेफड़े, दिल, पेट और लीवर। हर एक अंग का अपना महत्व है। यहाँ मेरा एक सवाल है। मान लीजिए किसी की मौत गले में फंदा लगने से हुई है। हाँ, अब वो फंदा उसने खुद लगाया, मतलब आत्महत्या की, या किसी ने उसका गला घोंटकर उसे लटका दिया
ताकि वो आत्महत्या लगे। ये फर्क डॉक्टर अंदर से कैसे पकड़ता है? ये बहुत ही बारीक चीज है। इसके लिए डॉक्टर गले के अंदर एक बहुत ही छोटी सी हड्डी की स्थिति जांचते हैं, जिसे हायोइड बोन कहते हैं। हायोइड बोन, ये कहाँ होती है? ये हड्डी गले में काफी ऊपर जीभ के आधार के पास होती है और ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की होती है। अच्छा, ये हड्डी बहुत सुरक्षित जगह पर होती है और आसानी से नहीं टूटती। तो फिर ये टूटती कब है? देखिए, जब कोई व्यक्ति फांसी लगाता है ना, हाँ, तो रस्सी का दबाव आमतौर पर इस हड्डी के नीचे होता है। इसलिए आत्महत्या के ज्यादातर मामलों में ये हड्डी नहीं टूटती। और हत्या के मामले में? जब कोई अपने हाथों से किसी का गला पूरी ताकत से दबाता है, मतलब मर्डर करने की कोशिश करता है, तो हाथों का सीधा और भारी दबाव उस हायोइड हड्डी पर पड़ता है और वो चटक जाती है या टूट जाती है। अरे वाह! अगर डॉक्टर को वो हड्डी टूटी हुई मिलती है तो वो तुरंत पुलिस को बता देता है कि भाई ये आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। समझ गई। और गांव में ना जहर खाने या जहर देकर मारने के भी बहुत मामले आते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर जहर की पहचान कैसे करता है, क्योंकि जहर तो शरीर के अंदर घुल चुका होता है? जहर का शक होने पर डॉक्टर सिर्फ देखकर निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। इसके लिए डॉक्टर पेट का कुछ हिस्सा, पेट के अंदर मौजूद सामग्री, खून के सैंपल और लिवर के कुछ टुकड़े बहुत हिफाजत से अलग अलग शीशियों में सील कर देते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? इसे हम आम भाषा में विसरा सुरक्षित रखना कहते हैं। हाँ, अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि विसरा रिपोर्ट आनी बाकी है। बिल्कुल। इन नमूनों को फिर फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, जहां हिस्टोपैथोलॉजी यानी ऊतकों और रसायनों की माइक्रोस्कोप से बहुत गहराई से जांच होती है। ये जांच एकदम साफ बता देती है कि शरीर में कौन सा केमिकल या जहर मौजूद था। एक बात और मैंने सुनी है कि ये पूरा पोस्टमार्टम का जो काम है वो हमेशा दिन के उजाले में ही किया जाता है। क्या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण है या ये बस कोई पुरानी परंपरा चली आ रही है? नहीं, ये पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। प्राकृतिक रोशनी यानी सूरज की रोशनी में रंगों की पहचान बिल्कुल सही होती है। रंगों की पहचान? वो कैसे? जब हम शरीर के अंदर या बाहर देखते हैं तो पीलिया का हल्का पीलापन हो, चोट के ताजे नीले निशान हो या फिर जहर का असर हो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से मौत होने पर खून बिल्कुल चेरी जैसा लाल हो जाता है। अच्छा, गैस से खून लाल हो जाता है? हाँ। अब अगर आप यही काम रात में ट्यूबलाइट या बल्ब की पीली रोशनी में करेंगे तो पीला रंग सफेद लग सकता है या लाल रंग काला दिख सकता है। रंग बदलने से डॉक्टर का पूरा निष्कर्ष ही गलत हो सकता है। लेकिन मान लीजिए रात में कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए या मामला बहुत ही संवेदनशील हो, जहां सुबह तक इंतजार किया ही नहीं जा सकता, तब क्या होता है? अगर बहुत इमरजेंसी है और रात में पोस्टमार्टम करना ही पड़े तो कानूनन ये एकदम अनिवार्य है कि उस पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। बिल्कुल। और अच्छी क्वालिटी की सफेद रोशनी का इंतजाम होना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि कल को कोई भी डॉक्टर पर यह आरोप ना लगा सके कि उसने रात के अंधेरे में कुछ हेराफेरी कर दी। यहाँ पर ना एक आम आदमी की सबसे बड़ी उलझन सामने आती है। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर 2 से 4 घंटे में पूरी जांच कर लेता है। हाँ, प्रक्रिया में इतना ही समय लगता है। लेकिन कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं या आसपास देखते हैं कि परिवार वाले अस्पताल और थाने के चक्कर काट रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हफ्तों तक नहीं आती। अगर शरीर की जांच हो गई तो फिर रिपोर्ट में इतनी देरी क्यों होती है? ये सवाल बहुत लाजमी है। ये देरी अक्सर सिस्टम की मजबूरी होती है और यही लोगों के मन में शक पैदा करती है कि दाल में कुछ काला है। तो असल में होता क्या है? असल में होता ये है कि डॉक्टर उसी दिन एक प्राथमिक रिपोर्ट तो बना देता है जिसमें लिखा होता है कि शरीर पर फलां-फलां चोट के निशान हैं। हाँ। लेकिन अगर मामला जहर का है तो जब तक लैब से विसरा की केमिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, डॉक्टर मौत का अंतिम कारण नहीं लिख सकता। और लैब की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। हमारे देश की सरकारी लैब में पूरे राज्य भर से हजारों सैंपल आते हैं। उन मशीनों में केमिकल टेस्ट होने में, रिपोर्ट टाइप होने में कई बार महीनों लग जाते हैं। सरकारी काम है, फाइलें दब जाती हैं। अच्छा, मतलब वो देरी डॉक्टर की लापरवाही नहीं बल्कि लैब में सैंपल्स की भीड़ की वजह से होती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इस देरी और बीच में होने वाली हेराफेरी को रोकने के लिए अब कुछ डिजिटल सिस्टम भी बनाए गए हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू हुई है। कई राज्यों में अब मेडलिप्रे नाम का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू हो गया है। मेडलिप्रोप। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि डॉक्टर जैसे ही पोस्टमार्टम करके अपनी रिपोर्ट कंप्यूटर में फीड करता है, वो सीधे पुलिस के सर्वर और देश के बड़े क्रिमिनल जस्टिस नेटवर्क पर अपलोड हो जाती है। अरे वाह, मतलब तुरंत ऑनलाइन? हाँ, और एक बार अपलोड होने के बाद
न तो कोई पुलिस वाला और न ही कोई रसूखदार नेता उस रिपोर्ट के पन्नों को बदल सकता है। सब कुछ पारदर्शी हो जाता है। चलिए, अब अस्पताल की प्रक्रिया पूरी हो गई, बॉडी परिवार को सौंप दी गई और रिपोर्ट तैयार होकर पुलिस की फाइल में लग गई। हाँ, अब ये रिपोर्ट सिर्फ एक मेडिकल कागज नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अदालत के अंदर एक बहुत बड़ा हथियार है। इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा क्या लिखा होता है जो इसे इतना ताकतवर बनाता है? देखिए, रिपोर्ट का एक बहुत ही साफ और तय ढांचा होता है। सबसे पहले मृतक की पूरी जानकारी होती है। उसके बाद शरीर पर मिली हर एक खरोच और चोट का विस्तार से ब्यौरा होता है। मतलब हर छोटी चोट लिखी जाती है। हाँ, डॉक्टर सिर्फ ये नहीं लिखता कि सिर पर चोट है, वो लिखता है कि चोट कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, किस दिशा से मारी गई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो चोट मौत से पहले लगी थी या मौत के बाद। 1 मिनट, मौत से पहले और बाद की चोट में क्या फर्क होता है? मतलब अगर किसी को डंडा मारा जाए तो निशान तो बनेगा ही ना, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो। नहीं, ऐसा नहीं होता, और यही मेडिकल साइंस का कमाल है। अच्छा, कैसे? अगर किसी जिंदा इंसान को डंडा मारा जाए तो उसका दिल धड़क रहा होता है, शरीर में खून का बहाव चालू होता है, डंडा लगने से अंदर की नसें फटती हैं और खून त्वचा के नीचे फैल जाता है। हाँ, जिससे वो नीला या लाल निशान बन जाता है, जिसे हम नील पड़ना कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, उसका दिल धड़कना बंद हो चुका है, खून का बहाव रुक गया है, अब अगर आप उस मृत शरीर पर कितनी भी जोर से डंडा मारें तो वहां अंदरूनी ब्लीडिंग नहीं होगी और वो नीले रंग का वैसा सूजन वाला निशान नहीं बनेगा। बाप रे, मतलब अगर किसी ने किसी को जहर देकर मार दिया और फिर ये दिखाने के लिए कि वो छत से गिरा था, उसकी लाश को छत से नीचे फेंक दिया, तो डॉक्टर चोट देखकर बता देगा कि जब ये शरीर नीचे गिरा तब तक इसमें जान नहीं थी। एकदम सही पकड़ा आपने। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में साफ लिख देगा कि शरीर पर जो भी चोटें हैं वो सब मौत के बाद की हैं। इससे अपराधी का पूरा झूठ वहीं पकड़ा जाएगा। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। हाँ, और रिपोर्ट के अंत में डॉक्टर साफ शब्दों में अपना अंतिम ओपिनियन लिखता है। वो गोलमोल बातें नहीं करता। मतलब साफ साफ बताता है कि मौत कैसे हुई। हाँ, वो स्पष्ट लिखता है कि मौत का कारण सिर की हड्डी टूटने और भारी मात्रा में खून बहने से हुई या फंदा लगने से सांस रुकने के कारण हुई। साथ ही वो मौत का अनुमानित समय भी बताता है। तो एक तरह से ये रिपोर्ट उस क्रिकेट के थर्ड अंपायर की तरह काम करती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब पुलिस की पूरी टीम मैदान पर खेल रही है, हाँ, वकील अपील कर रहे हैं, लेकिन थर्ड अंपायर ने जो टीवी रिप्ले यानी मेडिकल जांच देखकर फैसला दे दिया, उसी पर आगे का केस निर्भर करेगा। एकदम सटीक तुलना की आपने। पुलिस की पूरी जांच BNSS के तहत इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ती है। अगर रिपोर्ट में आ गया कि मौत डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है तो तुरंत भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का मुकदमा जुड़ जाएगा। और कोर्ट में इसकी क्या अहमियत होती है? जब ये मामला जज साहब के सामने जाता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39 के तहत इस रिपोर्ट को एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाता है। लेकिन जज साहब तो कानून के ज्ञाता होते हैं, मेडिकल साइंस के तो नहीं। तो क्या वो पूरी तरह डॉक्टर की रिपोर्ट पे ही भरोसा करते हैं? देखिए, कानून ये मानता है कि डॉक्टर अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जो लिख दे वो पत्थर की लकीर हो गई। तो फिर क्या होता है? अदालत में दूसरे पक्ष के वकील को पूरा अधिकार होता है कि वो उस डॉक्टर को बाकायदा समन भेजकर कोर्ट के कटघरे में खड़ा कहे। अच्छा, डॉक्टर से भी पूछताछ होती है? बिल्कुल। वहां वकील डॉक्टर से तीखे सवाल करता है, जिसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। अगर वकील ये साबित कर दे कि डॉक्टर ने शरीर के अंगों को ठीक से नहीं देखा या रिपोर्ट में लिखी बात मेडिकल साइंस के बुनियादी नियमों से मेल नहीं खा रही, तो वो रिपोर्ट कोर्ट में खारिज भी हो सकती है। ये तो हुई कानूनी बातें। अब यहाँ से थोड़ा उन बातों पर आते हैं जो कानून की किताबों से बाहर हैं। हमने नियम समझ लिए, धाराएं समझ लीं, लेकिन जब असल जिंदगी में किसी गांव या छोटे कस्बे में किसी परिवार पर ये बीतती है तो वो भारी मानसिक दबाव में होते हैं। वहां जमीन पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या है भाषा और संवाद की कमी। वो कैसे? जब परिवार के हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ना, तो वो पूरी तरह से अंग्रेजी में होती है और उसमें भारी मेडिकल शब्दावली का इस्तेमाल होता है। हाँ, आम आदमी को तो अंग्रेजी वैसी कम समझ आती है। मान लीजिए उसमें मौत का कारण लिखा है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया? अब एक आम परिवार इसका क्या मतलब समझेगा? बिल्कुल, परिवार को लगता है कि पता नहीं पुलिस और डॉक्टर ने मिलकर कौन सा कोडवर्ड लिख दिया है। एस्फिक्सिया का मतलब डॉक्टर के लिए भले ही ऑक्सीजन की कमी से दम घुटना हो, लेकिन परिवार को लगता है कि इसमें हत्यारे को बचाने की कोई चाल है। हाँ, और इसी शक में कई बार बवाल हो जाता है, सड़कों पर जाम लग जाता है। और इसी बवाल के नतीजे में परिवार वाले अदालत जाकर या बड़े अधिकारियों से
सेकेंड पोस्टमार्टम यानी दूसरी बार पोस्टमार्टम करने की मांग कर बैठते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात हो गई आजकल। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर शक है तो दूसरी बार जांच करवा लेनी चाहिए ताकि तसल्ली हो जाए। दिक्कत समय की है। जब तक परिवार कोर्ट जाता है, वहां से आदेश आता है, तब तक कई दिन बीत जाते हैं। हाँ, और बॉडी खराब होने लगती होगी। बिल्कुल। बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए हर जगह डीप फ्रीजर तो होते नहीं है, शरीर सड़ने लगता है। और सबसे बड़ी बात, पहले पोस्टमार्टम में डॉक्टर शरीर के सारे मुख्य अंगों को काटकर जांच चुका होता है। अच्छा, मतलब वो अपनी प्राकृतिक स्थिति में नहीं रहते। हाँ, अब जब दूसरा डॉक्टर उसी शरीर को देखेगा तो उसे वो पहले वाली स्थिति मिलेगी नहीं। इसलिए सेकंड पोस्टमार्टम में कुछ नया निकल कर आना बहुत ही मुश्किल होता है। और छोटे शहरों में तो वैसे भी डॉक्टरों की कमी होती है। ये एक और बड़ी समस्या है। अक्सर एक सामान्य MBBS डॉक्टर, जिसकी ड्यूटी उस दिन होती है, वही पोस्टमार्टम कर रहा होता है। उसके पास वो बारीकी या अनुभव नहीं होता जो एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास होता है। तो जब सिस्टम में इतनी कमियां हैं, भाषा की दीवार है, देरी की समस्या है, तो एक आम नागरिक क्या करे? अगर किसी के परिवार में कोई अनहोनी हो जाए तो घबराने या सड़क पर हंगामा करने के बजाय उसके लिए सही और समझदारी भरा रास्ता क्या होना चाहिए? सबसे पहला नियम, डरना बंद करें, अपने अधिकारों को समझें। पहला कदम क्या होना चाहिए? जैसे ही पोस्टमार्टम पूरा हो, परिवार को तुरंत पुलिस या अस्पताल से उस रिपोर्ट की एक कॉपी की मांग करनी चाहिए। ये उनका कानूनी अधिकार है। और अगर रिपोर्ट मिल जाए लेकिन उसमें लिखे वो भारी मेडिकल शब्द पल्ले ना पड़े, तब क्या करें? तब बिना किसी झिझक के सीधे अस्पताल जाएं और उस डॉक्टर से निवेदन करें कि डॉक्टर साहब, हमें मेडिकल भाषा नहीं आती, कृपया हमें आम भाषा में समझा दीजिए कि इसमें मौत का क्या कारण लिखा है। क्या डॉक्टर समझा देते हैं? ज्यादातर डॉक्टर इस स्थिति को समझते हैं और बहुत अच्छी तरह आम भाषा में समझा देते हैं। और मान लीजिए परिवार को पक्का यकीन हो गया है कि रिपोर्ट में हेराफेरी की गई है, मतलब चोट के निशान थे लेकिन रिपोर्ट में नहीं लिखे गए, तब अगला कदम क्या होना चाहिए? ऐसे में बिना एक भी दिन बर्बाद किए तुरंत एक अच्छे वकील की मदद लें और सीधे मैजिस्ट्रेट या हाई कोर्ट के सामने सेकंड पोस्टमार्टम की अर्जी लगाएं। कोर्ट तुरंत आदेश दे देता है? कोर्ट अगर देखता है कि शक का वाजिब कारण है तो वो तुरंत एक मेडिकल बोर्ड बनाकर दोबारा जांच का आदेश दे देता है। एक और बात, परिवार को इस बात पर भी नजर रखनी चाहिए कि पुलिस वो 24 घंटे का नियम मान रही है या नहीं। हाँ, अगर पुलिस जानबूझकर देरी करे तो? अगर पुलिस जानबूझकर बॉडी को थाने में रोके हुए है तो तुरंत मैजिस्ट्रेट से शिकायत करें। अगर रिपोर्ट में कोई बात अधूरी लग रही है तो जांच अधिकारी से कहें कि वो डॉक्टर से लिखित में स्पष्टीकरण मांगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हंगामा करने, सड़क जाम करने या पुलिस से उलझने से केस मजबूत नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी आम नागरिक को ये प्रक्रिया पता हो, उसे मालूम हो कि BNSS की कौन सी धारा क्या अधिकार देती है, तो कोई भी अधिकारी उसे गुमराह नहीं कर सकता। 100% की बात कही आपने। निष्कर्ष यही है कि ये रिपोर्ट मृतक की आखिरी गवाही है। अगर इसे सही से संभाला जाए, प्रक्रिया का पालन हो, तो एक निर्दोष व्यक्ति को कभी सजा नहीं होगी और एक असली अपराधी कभी कानून के फंदे से बच नहीं पाएगा। वैसे चलते चलते एक बहुत ही रोचक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। आज हम शरीर की चीर-फाड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विज्ञान तरक्की कर रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में 3D स्कैनर, MRI या किसी नई तकनीक का इस्तेमाल करके वर्चुअल पोस्टमार्टम होने लगेंगे? और ये तो बहुत ही शानदार तकनीक होगी। हाँ, मतलब जहां शरीर को बिना एक भी कट लगाए सिर्फ स्कैन करके ही मौत का पूरा सच बाहर आ जाएगा। सोचिए, इससे परिवारों को कितनी बड़ी मानसिक राहत मिलेगी। बिल्कुल, तकनीक जिस दिशा में जा रही है वो दिन दूर नहीं है। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह GB लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। मान लीजिए आपके मोहल्ले में या जानकारी में किसी के साथ ऐसी कोई अनहोनी हो जाए और पुलिस पोस्टमार्टम में देरी करे, तो आज की जानकारी के हिसाब से आपका सबसे पहला कानूनी कदम क्या होगा? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बिल्कुल, हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए GB लीगल माइंड से। यहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।